बच्चों, कल हमने जो टॉपिक देखा था पिछली वीडियो में, उसमें हमने बहुत लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर किया था, पैरेलैक्स मेथड। उसमें हमने अर्थ से सन तक की डिस्टेंस को मेजर की थी। उसका एक और यूज भी होता है, उससे हम सन की डायमीटर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दो तरीके से सन के डायमीटर को निकालने के लिए बस उसका डायग्राम अपोजिट हो जाता है। ये सन का डायमीटर हो गया, तो वो उसका डायग्राम देखेंगे एक ही जगह से, डायग्राम अपोजिट हो जाएगा। और ये फाइंड कर लेंगे बी। ये डिस्टेंस तो हमें पता चली गई, उस वाले मेथड से ये डिस्टेंस पता चल गई, थीटा हमें यहाँ से पता चल गया माइक्रो टेलीस्कोप से। ये डिस्टेंस जो बी थी ये हमें फाइंड करनी होती है उसमें। तो ये डायमीटर भी हम किसी भी प्लैनेट का या किसी सन का हम डायमीटर भी उससे निकाल सकते हैं। उसका एक और दो यूज होते हैं उसके, एक तो लार्ज डिस्टेंस को फाइंड करना और एक डायमीटर को फाइंड करना। अब आज हमारा जो टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेज। आज हम बहुत ही छोटी छोटी डिस्टेंस जो हमें आंखों से भी दिखाई नहीं देती, जैसे एटम होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इनका रेडियस, इनका डायमीटर कितना होता है, ये सारी बातें हम आज पढ़ेंगे। इनको कैसे निकाला जाता है, क्योंकि ये तो हमें आंखों से दिखते ही नहीं है। तो वैसे नॉमिनल तो ये होता है कि इसमें कुछ माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है, जो मैंने आपको लिख रखे हैं। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होता है जो 4000 एंगस्ट्रम से लेकर 7000 एंगस्ट्रम की जो विजिबल रेज होती हैं वहां तक मीजर कर सकता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इससे भी छोटा मेजरमेंट कर सकता है, 0.6 एंगस्ट्रम तक। और जो टनलिक माइक्रोस्कोप है ये इससे भी छोटे को मेजर कर सकता है। तो ये माइक्रोस्कोप तो आपके इतने ज्यादा नहीं है यूज में, आपके एक मेथड है। ये तो केवल आप लर्न कर लेना कि ये कुछ माइक्रोस्कोप है जो छोटी छोटी डिस्टेंस को मेजर करते हैं डायरेक्टली। लेकिन इससे भी छोटी डिस्टेंस होती है। ये तो जो हमने पढ़ी, इससे भी छोटी डिस्टेंस क्या होती है, जैसे साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ अ एटम, साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो इनको मेजर फिर किसी दूसरे मेथड से किया जाता है। जैसे यहाँ पर हम एक मेथड की बात कर रहे हैं, मेथड फॉर मेजरिंग मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ऑलिक एसिड। हमारे पास ऑलिक एसिड है का मॉलिक्यूल है, तो उसकी साइज को मेजर करना हम इस मेथड में सीख रहे हैं। ऑलिक एसिड की साइज को मेजर करना। तो इसमें सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। सबसे फर्स्ट प्रोसेस ये है इसमें कि हमें ऑलिक एसिड का सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। मेक सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेक सॉल्यूशन ऑफ ऑलिक एसिड, और उसको हमें डाइल्यूट करना है बहुत। सबसे पहले हम सॉल्यूशन बनाएंगे ऑलिक एसिड का। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब तो ऑलिक एसिड ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें अल्कोहल मिला लेते हैं और मिला के 20 सेंटीमीटर क्यूब इसका सॉल्यूशन बना लेते हैं। ये पूरा प्रोसेस आप समझना, मैं एक एक प्रोसेस बता रहा हूं। सबसे पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑलिक एसिड लेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है, उसमें अल्कोहल इतना मिलाएंगे कि वो टोटल मिला के कितना हो जाए, 20 सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्यूशन बन गया हमारा। अब इसमें से हमने वापस से 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का लिया। इस सॉल्यूशन का ये टोटल था 20 सेंटीमीटर क्यूब। इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन लेके इसको दोबारा हम अल्कोहल में मिलाएंगे, डाइल्यूट करेंगे अल्कोहल में, और वापस से हम एक बार फिर 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन बना लेंगे। तो 2 बार हमने ये प्रोसेस अप्लाई किया है। समझ गए कहानी? सबसे पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑलिक एसिड लेना है और अल्कोहल मिला के 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन बनाना है। फिर इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब लेना है इस सॉल्यूशन का, तो इसमें फिर वापस अल्कोहल मिलाना है और फिर वापस से 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन बनाना है। अब इसके अंदर ये जो सॉल्यूशन आपका बना है, इसमें कंसंट्रेशन ऑफ ऑलिक एसिड हम निकालें, कंसंट्रेशन ऑफ ऑलिक एसिड इन दिस सॉल्यूशन, तो वो कितनी आएगी वो मैं आपको बता रहा हूं। अब हमें इसमें 2 बार 20 को डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने 2 बार इसमें 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन बनाया है। तो 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में जब हम यहां से यहां तक पहुंचे थे तो एक ऑलिक एसिड था, 20 सेंटीमीटर क्यूब में एक ऑलिक एसिड। जब हमने फिर दोबारा 20 सेंटीमीटर क्यूब में मिला दिया इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब में, तो अब हमें 2 बार 20 सेंटीमीटर क्यूब का डिवाइड करना होगा। तो ये इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी, जो कि आपकी आएगी पूरी की पूरी सेंटीमीटर क्यूब, कितना सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑलिक एसिड पर सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। पर सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में इतना ऑलिक एसिड हो जाएगा, क्योंकि आपने 2 बार उसमें 20 सेंटीमीटर क्यूब
20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑलिक एसिड, फिर उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब निकाला, इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब, फिर इसमें 20 सेंटीमीटर क्यूब और अल्कोहल डाल दिया, तो एक 20 का और डिवाइड हो गया, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब 2 बार आपने सॉल्यूशन बनाया है और हर बार आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ भी लिया था, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया है, तो 1 में 2 बार 20 को डिवाइड करोगे तो ये कंसंट्रेशन ऑफ ऑलिक एसिड इन द सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इतना ऑलिक एसिड है पर सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट स्टेप हो गई, हमने सॉल्यूशन बना लिया। अब ये सॉल्यूशन मेरे पास आ चुका है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहला काम मेरा सॉल्यूशन बन चुका है जिसमें कंसंट्रेशन 1/20 इंटू 20 ऑलिक एसिड की कंसंट्रेशन है, ऑलिक एसिड पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना ऑलिक एसिड मेरे पास आ चुका है, पहला काम मेरा हो गया है। अब मैं सेकंड वर्क क्या करूंगा वो देखो, सॉल्यूशन बनने के बाद सॉल्यूशन आ चुका है मेरे पास, सेकंड पॉइंट ये है कि अब मैं एक सिलेंड्रिकल वेसल लूंगा, इसमें वाटर भरा होगा, अंदर वाटर भरा हुआ है, इसके ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर यहाँ पर पटक दिया जाएगा। लाइकोपोडियम पाउडर, हर का कुछ ना कुछ कारण है, ये क्यों पटका जाता है ये आपको बताएंगे। लाइकोपोडियम पाउडर छिड़क दिया, इसके ऊपर पूरी लेयर बना दी लाइकोपोडियम पाउडर की। अब हम क्या करेंगे कि इस सॉल्यूशन का ड्रॉप करके ये ड्रॉप्स हैं और इसमें डालेंगे। तो जैसे जैसे मैं इसकी ड्रॉप डाल रहा हूं, ये मानो इसकी एक ड्रॉप V वॉल्यूम की है, ये हम फाइंड कर सकते हैं, ब्यूरोट की यूज करके हम इसको ड्रॉप का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी एक ड्रॉप V वॉल्यूम की हमने N ड्रॉप डाली, तो टोटल वॉल्यूम कितना डाल दिया हमने, एक ड्रॉप V वॉल्यूम की, और टोटल हमने कितनी डाली है इसमें N, तब जाके इसमें हमने देखा कि पूरी एक लेयर बन जाती है। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया NV, N ड्रॉप डाली ना हमने, और एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना था V, तो टोटल वॉल्यूम हो गया NV। लेकिन वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड अगर हम देखें, इसमें ऑलिक एसिड कितना है, तो ऑलिक एसिड में NV तो है ही, लेकिन साथ में ऑलिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है उसको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमें ऑलिक एसिड आ जाएगा ये। तो ऑलिक एसिड का इतना वॉल्यूम हमें सेंटीमीटर क्यूब में मिल जाएगा, यहाँ पर हम इसकी यूनिट लगा सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब। तो NV तो टोटल है, अब टोटल, लेकिन ये तो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में पूरा का पूरा ऑलिक एसिड नहीं है, तो ऑलिक एसिड इसके अंदर कितना है उसको फाइंड करने के लिए जो ऑलिक एसिड की कंसंट्रेशन है उसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो NV तो टोटल वॉल्यूम था, अल्कोहल सब मिला मिलू के, लेकिन इसमें ऑलिक एसिड इतना था। अब होता क्या है, जब ये ड्रॉप नीचे आती है तो ये लाइकोपोडियम का पाउडर साइड में हटता है, आप पानी में क्या करना, पाउडर डाल बिछा देना और उसके ऊपर ऑयल की या किसी चीज की ड्रॉप ऐसे डालना, तो वो पानी ऐसे हट जाता है साइड में। तो जैसे जैसे हम ऊपर से गिराते हैं तो होता क्या, ड्रॉप पूरी है, नीचे तक आते आते जो इसमें अल्कोहल होता है वो तो इवेपोरेट होता है, मतलब कि उसकी वेपर बनके वो खत्म होता जाता है। अल्कोहल में ये अल्कोहल का सॉल्यूशन इसीलिए बनाया है कि जैसे ही हम ड्रॉप को डालेंगे तो अल्कोहल तो इवेपोरेट हो गया और केवल ऑलिक एसिड यहाँ पे एक लेयर बना लेता है। वो लेयर कैसी बनती है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। ये वॉल्यूम उसी लेयर का आ रहा है, वो लेयर ऐसी बनती है कि जैसे ये वेसल है, अब ये ऊपर की साइड ऐसे बनेगी लेयर वाटर के ऊपर, वाटर तो नीचे है, लाइकोपोडियम का पाउडर सरकता जा रहा है, साइडों में होता जा रहा है, और यहाँ पर एक लेयर ऐसे, यहाँ पर मैं थोड़ा शो कर देता हूँ, ये ऑलिक एसिड के मॉलिक्यूल है, इसे मोनो मॉलिक्यूलर लेयर बोलते हैं। मोनो मॉलिक्यूलर लेयर मतलब इस लेयर में केवल एक एक मॉलिक्यूल ही होता है, क्योंकि जो अल्कोहल था वो तो इवेपोरेट हो गया। अब इसकी ड्रॉप क्या है, धीरे धीरे जा रही है, और इसका जो कंसंट्रेशन है वो इतना कम है कि उसमें दो मॉलिक्यूल आएंगे ही नहीं एक ड्रॉप के अंदर। एक ड्रॉप जाएगी तो एक ही मॉलिक्यूल आएगा, और वो मॉलिक्यूल जैसे अपन अगर मान लो एक पानी से भरा हुआ कोई जगह है, स्विमिंग पूल है, उसमें हम बॉल डालते हैं ना एयर वाली, तो एयर वाली बॉल एक के ऊपर एक थोड़ी आती है, वो धीरे धीरे सरक सरक के पूरे पूल में जमा हो जाएंगी। तो उसी तरीके से ये ऑलिक एसिड एक एक आके और खिसकाता जा रहा है बाकी ऑलिक एसिड को, और धीरे धीरे पूरे पूल के अंदर पूरे वाटर के ऊपर एक लेयर उस मॉलिक्यूल की बनती जा रही है, और अल्कोहल का जा रहा है, अल्कोहल वेपर बनके हटता जा रहा है वहां से। तो इतना इस पूरी जो लेयर बनी है, इस पूरी लेयर का वॉल्यूम इतना होगा, NV 1/20
20 इंटू 20, क्योंकि इसमें अल्कोहल होगा नहीं, केवल ऑलिक एसिड होगा। अगर अल्कोहल भी होता तो इसका वॉल्यूम ये होता, पर अल्कोहल गायब हो गया, केवल ऑलिक एसिड बचा है, तो इसका वॉल्यूम एक्चुअली ये होगा। अब इसका वॉल्यूम अगर हम देखें, इस लेयर का पूरा वॉल्यूम निकालें, तो अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला एरिया इसका ए हो, तो ए इंटू, और इसकी थिकनेस, ये थिकनेस अगर टी हो, तो ये वॉल्यूम ए इंटू टी के इक्वल होगा। ठीक है, ये याद रखना, पाई आर स्क्वायर एच पढ़ा है ना आपने, ये सिलेंड्रिकल सरफेस का वॉल्यूम होता है। ये सिलेंड्रिकल सरफेस जिसकी हाइट एच होती है और इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन अगर मैं एरिया को ए मानूं और हाइट की जगह मैं थिकनेस टी मानूं, ये भी सिलेंड्रिकल ही है शेप, पर इसमें थिकनेस कम है, सिलेंडर की हाइट थी, यहाँ पे थिकनेस आ गई, तो ए इंटू टी भी लिख सकते हैं इस वॉल्यूम को। तो जो ये वॉल्यूम हमारे पास आया है, ये एक्चुअली ए इंटू टी के इक्वल होगा। तो हम इस वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ डालें, एन वी 1/20 इंटू 20 इज इक्वल टू ए इंटू टी। यहां से मैं थिकनेस निकालूं, थिकनेस ऑफ द लेयर, लेयर कितनी थिकनेस रख रही है, अगर मैं यहां से टी निकालता हूं तो ये आ जाएगा एन 1/20 एन वी 1/20 इंटू 20 इंटू, और ये ए चला जाएगा अपॉन में, एन वी अपॉन ए। ठीक है, ए इसका एरिया है, देखो जरा ध्यान से, ए इसका एरिया है, जिसको हम पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सर्कुलर है, ऊपर का एरिया कैसा होगा, सर्कुलर। अगर इसकी रेडियस आर हो, जिसे हम इजीली मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ये वेसल की जो रेडियस होगी वो इसकी रेडियस होगी, तो ए को हम यहाँ पे पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो लिखते ही हमारे पास थिकनेस का फॉर्मूला एन वी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 1/20 इंटू 20 आ जाएगा सेंटीमीटर में। इसी फॉर्मूले से जब थिकनेस आप निकाल लोगे, तो ये एक्चुअली देखो आप, जो थिकनेस है वो थिकनेस ही इक्वल है डायमीटर के, दिख रहा है आपको, थिकनेस इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, तो ये मॉलिक्यूल का डायमीटर आ गया। ठीक है, देखो आप, ये मॉलिक्यूल्स जो जमे हुए हैं, इनका जो डायमीटर है वो इस थिकनेस के इक्वल है, तो जो थिकनेस इस फॉर्मूले से आएगी वो डायमीटर होगा। इस डायमीटर से हम मॉलिक्यूलर साइज ऑलिक एसिड की निकाल लेंगे कि ऑलिक एसिड का मॉलिक्यूल इतने बड़ा होता है। समझ गए, क्लियर होगी सारी कहानी। क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने सॉल्यूशन बनाया था, सॉल्यूशन में 2 बार हमें अल्कोहल को मिक्स करना है, 20-20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन बनाना है, और 1-1 सेंटीमीटर क्यूब हमें दोनों बार ऑलिक एसिड का, एक बार ऑलिक एसिड लेना है प्योर, और एक बार जो सॉल्यूशन हमने बनाया था उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन लेके फिर उसमें 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑलिक एसिड अल्कोहल मिलाना है। तो इस तरीके से हमारे पास कंसंट्रेशन आ जाएगी 1/20 इंटू 20 ऑलिक एसिड पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हम क्या करेंगे, लाइकोपोडियम का पाउडर की एक लेयर बिछा देंगे वाटर के ऊपर, और ड्रॉप करके उस सॉल्यूशन को डालेंगे। अब वो सॉल्यूशन जब नीचे आएगा तो पाउडर को हटा देगा, वो पाउडर को हटा के उसका हम एरिया निकाल लेंगे कि भाई कितना पाउडर हटा। तो अगर वो पूरा ही हट जाता है तो पूरे का एरिया, और अगर पूरा न हट के कम ही हटता है तो उसका इतना एरिया निकाल लेंगे, जो भी होगा। तो सेकंड स्टेप में हमने ड्रॉप करके उसको डाला और उसकी एक लेयर बना ली। अब अल्कोहल का क्या हुआ, अल्कोहल इवेपोरेट हो गया, बचा क्या, बचा केवल ऑलिक एसिड। तो ऑलिक एसिड की कैसी लेयर बन जाएगी, मोनोमोलिक्यूलर लेयर। तो ये जो लेयर बनी है इसमें केवल एक मॉलिक्यूल होगा, किसका, ऑलिक एसिड का। ऐसा नहीं होगा एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा। इसका एग्जांपल आप स्विमिंग पूल में बॉल से दे सकते हो। आप स्विमिंग पूल में बॉल को फेंकते जाओ तो वो ऐसे नहीं जाएगी, बॉल ऐसे बिछती जाएंगी और उसकी एक लेयर बनती जाएगी। उसी तरीके से ऑलिक एसिड भी अपनी एक लेयर बनाता रहता है। ठीक है, तो ऑलिक एसिड ने इतनी इसकी, अब जो ऑलिक एसिड यहाँ पे आया उसका वॉल्यूम कितना है, जो हमने ड्रॉप डाली थी एन ड्रॉप थी, और एक ड्रॉप का वॉल्यूम था V, तो टोटल जो ड्रॉप्स डाली है उनका वॉल्यूम NV। लेकिन NV वॉल्यूम नीचे तक आते आते इतना रह गया, क्योंकि उसमें से जो अल्कोहल था वो इवेपोरेट हो गया। तो ये वॉल्यूम हो गया किसका, ऑलिक एसिड का, जो वहां पे बचा हुआ है। अब ये वॉल्यूम अगर इस लेयर को देखें तो A इंटू टी इसका वॉल्यूम होना चाहिए, तो इसके बराबर होना चाहिए। अब इस वॉल्यूम की वैल्यू हमने डाल दी, A इंटू टी डाल दिया। यहां से हमने थिकनेस ऑफ द लेयर निकाल ली, NV अपॉन A अपॉन में चला गया। A क्या है, A इज द एरिया ऑफ दिस सर्कल विच इज पाई आर स्क्वायर। A की जगह पाई आर स्क्वायर पुट कर दिया, थिकनेस ऑफ द लेयर आ गई, दिस थिकनेस इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो इस तरीके से हमने मॉलिक्यूलर साइज ऑलिक एसिड की फाइंड कर ली। तो एक तो ये है आपका, इसके नेक्स्ट टॉपिक बताता हूं मैं अब आपको। अब बच्चों इसमें हमें
रेंजेस ऑफ लेंथ देख रहे हैं हम कि लेंथ को हम कहाँ से लेकर मिनिमम रेंज उसकी क्या है और मैक्सिमम क्या है जिसको हम मेजर करते हैं। तो बच्चों 10⁻⁻14 मीटर से लेकर और 10⁻26 मीटर तक हम लेंथ को मेजर करते हैं। ये जो मेजरमेंट है ये तो होता है न्यूक्लियर का जो साइज होता है, सबसे छोटा साइज, और ये जो आपका पूरा यूनिवर्स है उसका साइज। तो हम न्यूक्लियस से लेके और पूरे यूनिवर्स तक की डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। तो ये रेंज है। अब इस रेंज के लिए हमने कुछ स्पेशल यूनिट्स बनाई है, जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रम, फर्मी। ये तो शॉर्ट लेंथ के लिए है, छोटी छोटी लेंथ को मेजर करने के लिए। मिलीमीटर, मिली ये प्रीफिक्स है, तो मिलीमीटर हो 10⁻³ मीटर हो गया। सेंटीमीटर, सेंटी भी एक प्रीफिक्स होता है जो मैंने आपको पहले ही लिखा दिए है, इसका मतलब होता है 10⁻² मीटर। एंगस्ट्रम ये लिख रखा है, एंगस्ट्रॉम बोलते हैं इसको, एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10 मीटर। फर्मी देखो 10⁻15 मीटर। इस रेंज तक आ गए हम लगभग, इससे बल्कि और पीछे चले गए। तो हमने फर्मी तक का मेजरमेंट कर दिया। हमने यहाँ पर एक यूनिट बना दी कि फर्मी इसके थोड़ा सा भी कम हो तो उसको भी मेजर कर सकती है। अब आती है बात बड़ी बड़ी डिस्टेंस को कैसे मेजर करें। भाई मेजरमेंट के लिए हमेशा एक जैसी यूनिट का यूज नहीं किया जाता। आप आलू लेने जाओगे तो 1 किलोग्राम आलू बोलोगे, जब आप सोनार के पास जाओगे तो किलोग्राम में थोड़ी लोगे सोना। फिर आप वहां पर किसी और का यूज करोगे, ग्राम का या आपका तोले का। तो हर जगह अलग अलग मेजरमेंट का यूज किया जाता है। जब आप गेहूं लेने जाओगे तो क्विंटल का यूज करोगे। तो इसी तरीके से जब छोटी डिस्टेंस को मेजर करना हो तो इनका यूज करो, इन यूनिट्स का। अब बड़ी डिस्टेंस को मेजर करना है, बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस को, तो उसके लिए 3 यूनिट्स अलग से बनाई गई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्स्ट आती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कौन सी यूनिट? एस्ट्रो। ये आपको लर्न करनी है ध्यान से। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम शॉर्ट में एयू बोलते हैं। क्या होती है ये? एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ। ये सन है, ये देखो, ये एक्लिप्स है जिसमें सन यहाँ पर है और अर्थ ऐसे करके, ये अर्थ है, ये ऐसे करके रिवॉल्व होती है। तो अर्थ की जो डिस्टेंस है वो सन से रेगुलरली चेंज हो रही है, क्योंकि सन यहाँ है, अर्थ पास भी आती है दूर भी जाती है, पास भी आती है दूर भी जाती है, एक्लिप्स बनाती है वो। तो इसकी जो भी एवरेज डिस्टेंस आएगी सन से, उसे कहते हैं हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कितनी होती है वो? सन से और अर्थ की डिस्टेंस आपसे पूछी जाए तो होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। इसको लगभग अप्रॉक्स अगर हम लिखें 1.5 भी लिख सकते हैं, ये हम इसको अप्रॉक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर में होती है ये डिस्टेंस। कहां से कहां तक की? सन से अर्थ तक की डिस्टेंस। एक आती है 1 लाइट ईयर यूनिट। तो ये क्या है? 1 लाइट ईयर मतलब LY से इसको शो करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट। लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इन 1 ईयर, पूरे एक साल के अंदर, इन फ्री स्पेस। किसमें? फ्री स्पेस में। ये फ्री स्पेस लिखना जरूरी है क्योंकि लाइट का जो वेलोसिटी होती है वो हर मीडियम में अलग अलग होती है। तो हम यहाँ पर किसकी बात करते हैं? फ्री स्पेस की। सबसे ज्यादा फास्ट जो लाइट होती है वो फ्री स्पेस में ही ट्रेवल करती है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन फ्री स्पेस। तो लाइट 1 ईयर में, पता है आपको, सन से अर्थ तक लाइट 8 मिनट में पहुंच जाती है। अब यही लाइट 1 साल में कहां तक पहुंचेगी? सन से निकलेगी और कहां तक पहुंचेगी 1 साल में, उसे हम कहते हैं लाइट ईयर। तो कैसे निकालते हैं? देखो, लाइट की जो वेलोसिटी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि लाइट 1 सेकेंड के अंदर, 1 सेकेंड में लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है। जो इसकी वेलोसिटी है, लाइट वेलोसिटी कितनी है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब है कि लाइट 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? 3 इंटू 10⁸। तो 1 ईयर में कितनी करेगी डिस्टेंस ट्रेवल? तो ये 3 इंटू 10⁸ में 1 ईयर को मल्टीप्लाई करो, और 1 ईयर को आपको एक्चुअली सेकंड में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ सेकंड लिया है हमने। तो 1 ईयर को मल्टीप्लाई तो करोगे, पर किस में चेंज करके? सेकंड में चेंज करके। अब 1 ईयर के अंदर कितने सेकंड होते हैं? देखो, ये तो हो गया 3 इंटू 10⁸। अब 1 ईयर में सबसे पहले डेज, ये डेज हैं। कितने डेज होते हैं? 365। 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? ये आवर्स हैं 24। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो पहले डे लिखने हैं,
फिर एक डे में जो आवर्स होते हैं वो मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 आवर में जो मिनट होते हैं उसका मल्टीप्लाई, फिर 1 मिनट में सेकंड का मल्टीप्लाई, तब जाके ये पूरा हमारे पास 1 ईयर को सेकंड में हमने लिख दिया। 1 ईयर में इतने सेकंड होते हैं। अब इन सबका मल्टीप्लाई करोगे तो 1 लाइट ईयर आ जाएगा, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक लाइट ईयर के अंदर इतने मीटर होते हैं। देखो कितनी लॉन्ग डिस्टेंस है, इससे भी ज्यादा है। ये तो 10⁻11 थी, ये कितनी है 10⁻15। तो दो तो ये हो गई, समझ में आ गई आपके। एक तो हो गई आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसको AU बोलते हैं, और एक लाइट ईयर जिसको LY बोलते हैं। एक होती है पारसेक, ये भी समझ लो ये क्या होती है, 3rd नंबर पे आएगी इसमें पारसेक। 1 पारसेक क्या होता है वो समझो। हम एक आर्क बनाए, ये आर्क तो 1 AU के इक्वल हो, किसके इक्वल, और ये जो सेंटर है ये एक सर्किल है पूरा, इस सर्किल का आर्क है। ये इस अपने सेंटर पर, ये सेंटर है उसका, उस पर 1 सेकंड का एंगल सबटेंड कर दो। दो बातें समझना, आर्क कितना, यहां से यहां तक 1 AU, 1 AU तो आप पढ़ ही चुके हो, तो आर्क तो 1 AU के लेंथ के बराबर हो, और ये सेंटर पर 1 सेकंड का, 1 सेकंड को डबल डैश लगा के शो किया जाता है। 1 सेकंड का एक एंगल सबटेंड कर दे तो जो इसकी रेडियस होगी, ये रेडियस, वो रेडियस 1 पारसेक होगी। ये 1 पारसेक होता है। इसको निकालेंगे कैसे, इसको निकालने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा 1 सेकंड जो एंगल होता है इसका क्या मतलब होता है। देखो 1 डिग्री में आपको पता है π/180 रेडियन होते हैं, सिंपल है। ये तो डिग्री को रेडियन में आपने कई बार बदला होगा। 1 डिग्री में π/180 रेडियन होते हैं। अब 1 डिग्री में 60 × 60 सेकंड होते हैं। 1 डिग्री का मतलब इतने सेकंड, 1 डिग्री एंगल का मतलब 60 × 60 सेकंड। तो इसमें π/180 रेडियन, तो 1 सेकंड को हम ऐसे करके डबल डैश लगा के भी शो कर सकते हैं। तो 1 सेकंड में 60 अपॉन में चला जाएगा, π/60 × 60 × 180, इतने रेडियन आ गए। तो 1 सेकंड का मतलब इतने रेडियन होता है। तो 1 सेकंड जो एंगल बन रहा है उसका मतलब है π/60 × 60 × 180 रेडियन। इतना एंगल, इतना सा छोटा सा एंगल यहाँ पर बन रहा है। अब हम पारसेक कैसे निकालें तो वो समझो। तो पारसेक निकालने के लिए हम फॉर्मूला लेंगे एंगल = आर्क अपॉन रेडियस। ये सबको पता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे जो एंगल है 1 सेकंड, आर्क है 1 AU, और रेडियस जो है वो इसकी 1 पारसेक। ठीक है, 1 सेकंड हो गया एंगल, = आर्क हो गया 1 AU अपॉन 1 पारसेक। यहां से 1 पारसेक निकालना है, तो 1 पारसेक = 1 AU अपॉन 1 सेकंड। अब यहाँ पे हम वैल्यू डाल देंगे। 1 पारसेक 1 AU की जो वैल्यू है 1.496 × 10⁻11 मीटर होती है, डिवाइडेड बाय 1 सेकंड में कितने रेडियन होते हैं, π/60 × 60 × 180। तो ये 60 × 60 × 180 ऊपर चला जाएगा। 1 पारसेक = 1.5 ले लेता हूं इसको अप्रोक्सीमेटली, इंटू 10⁻11, ये 3600 × 180 अपॉन में आ जाएगा पाई, और ये मीटर इसकी यूनिट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो ये 3.08 × 10⁻16 मीटर आ जाएगा। ये सबसे लॉन्ग डिस्टेंस की यूनिट है। सबसे बड़ी डिस्टेंस की यूनिट अगर आपसे पूछी जाए तो पारसेक है। देखो इसमें 10⁻16 आ रहा है। पारसेक से छोटी क्या होती है, लाइट ईयर। लाइट ईयर से छोटी क्या होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पारसेक इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। तो ये पारसेक है। एक AU आर्क अगर सेंटर पर 1 सेकंड का सबटेंड करता है एंगल, देन द रेडियस ऑफ दिस सर्किल इज 1 पारसेक। पारसेक को हम पहले सेकंड क्या होता है वो समझा हमने। 1 डिग्री का मतलब इतने रेडियन होता है, और 1 डिग्री का मतलब 60 × 60 सेकंड होता है। तो यहाँ से 1 सेकंड निकाल लिया, 1 सेकंड में इतने रेडियन आ गए। फिर एंगल = आर्क अपॉन रेडियस का यूज करा। एंगल 1 सेकंड है, आर्क 1 AU है, रेडियस 1 पारसेक है। यहाँ से हमने पारसेक में वैल्यू डाल के पारसेक को फाइंड किया, तो वो हमें पता चला कि ये सबसे बड़ी यूनिट लेंथ की होती है।
तो ये आज का पूरा है, इसको देखो अच्छी तरीके से, क्योंकि इसमें समझने की चीज़ है। वीडियो में पूरा वीडियो देखो अच्छी तरीके से, 1-2 बार सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर कुछ नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो डाउट क्लास के अंदर या कमेंट से।